हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मीणा जी एजुकेशन पर। आज हिंदी साहित्य में हम मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे आप एक धुंधले पहाड़ी गांव में हैं, हवा में नमी है और दूर से वो बादलों के गरजने की आवाज आ रही है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो शायद हर रचनात्मक इंसान को परेशान करता है। अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने के लिए क्या अपनी दुनिया को पीछे छोड़ना जरूरी है? हाँ, और इस सफर में क्या खोता है और क्या सच में कुछ हासिल भी होता है? बिल्कुल। हमारे पास इस नाटक का पूरा पाठ है और इसकी खास बात यह है कि राकेश ने हर छोटी से छोटी डिटेल, हर मौसम के बदलाव को किरदारों की भावनाओं से जोड़ा है। सही। आज हम इन्हीं गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये नाटक कालिदास की सफलता की कहानी से कहीं ज्यादा मल्लिका के इंतजार, उसके त्याग और एक तरह से एक अनकहे महाकाव्य की कहानी कैसे है। तो चलिए इस नाटक के पन्ने पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई अपनी जड़ों से उखड़ता है तो उसकी कला का क्या होता है और उसके पीछे छूटे हुए लोगों का क्या होता है। तो नाटक की जो शुरुआत है वो होती है एक बहुत ही साधारण से पहाड़ी घर के कमरे से। हाँ, आप इसे इमेजिन कीजिए। लकड़ी की दीवारें हैं, मिट्टी से लिपा हुआ फर्श, एक टूटा फूटा से दरवाजा और उस दरवाजे से दूर तक हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ, और बाहर आषाढ़ के महीने की पहली बारिश। इसी माहौल में मल्लिका पूरी तरह भीगी हुई अंदर आती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो अपनी माँ अंबिका से कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा। और ये जो उत्साह है ना उसका, यहीं से नाटक का पहला टकराव शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, मल्लिका के लिए ये बारिश एक एहसास है, एक खुशी है, शायद कालिदास से जुड़ी कोई याद। लेकिन उसकी माँ अंबिका के लिए ये सिर्फ एक असुविधा है। वो जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को जी चुकी है और उसके लिए बेटी का ये भीगना, ये भावुकता सब बेमानी है। वो कालिदास के साथ मल्लिका के रिश्ते को एक बदनामी की तरह देखती है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल। मुझे हमेशा ये लगता है कि क्या अंबिका सिर्फ एक कड़वी चिड़चिड़ी माँ है या वो उस घर में अकेली है जो आने वाले तूफान को देख पा रही है। सही सवाल है। वो जानती है कि सिर्फ भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती। बिल्कुल, वो यथार्थ की आवाज है और इसी यथार्थ और कल्पना के बीच कालिदास की एंट्री होती है। अच्छा। वो भी बारिश में भीगा हुआ है, पर उसकी गोद में एक घायल हिरन का बच्चा है और वो उस बच्चे से फुसफुसाकर कहता है, हम जिएंगे हिरन शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। ये सीन, ये कालिदास के किरदार को एक झटके में स्थापित कर देता है। हाँ, कि वो प्रकृति का हिस्सा है, कोमल है और हिंसा के खिलाफ है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। नहीं। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक राजपुरुष दंतुल अंदर आता है। वो उस हिरन पर अपना हक जताता है क्योंकि उसने उसका शिकार किया है। और यहीं से उस छोटे से गांव की दुनिया बाहर की बड़ी और थोड़ी क्रूर दुनिया से टकराती है। हाँ, और इसी टकराव से हमें पता चलता है कि उज्जैनी के सम्राट ने कालिदास की रचना ऋतुसंहार पढ़ी है और वो उससे बहुत प्रभावित है। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। ऋतुसंहार कालिदास की शुरुआती रचनाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें 6 ऋतुओं का बहुत ही सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। सम्राट का उसे पढ़ना और कालिदास को राजकवि का सम्मान देने के लिए बुलाना, ये किसी भी कलाकार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। बिल्कुल। लेकिन कालिदास हिचकिचाता है। हाँ। वो कहता है, यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है, मैं यहाँ से जाकर वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। सही। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इस जगह से प्यार है या कहीं ना कहीं उस बड़ी दुनिया में जाने का एक डर भी है? क्या उसे पता है कि उज्जैनी जाकर वो ये कालिदास नहीं रह पाएगा जो प्रकृति के बीच कविताएं लिखता है? मुझे लगता है ये दोनों ही बातें हैं और यही मल्लिका का किरदार चमकता है। हाँ। वो अपने प्यार को कालिदास की तरक्की के आड़े नहीं आने देती। वो उसे समझाती है, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं देख सकती, पर इसलिए तुम्हें जाने से रोकूं, ये भी तो मैं नहीं चाहती। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो जानती है कि उसके जाने से उसकी दुनिया खाली हो जाएगी, लेकिन वो अपने प्यार के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है। ये सिर्फ त्याग नहीं, ये प्रेम का शायद सबसे मुश्किल रूप है। और फिर विलोम की एंट्री होती है। हाँ। मुझे लगता है विलोम सिर्फ एक विलेन नहीं है, वो उस गांव की कड़वी सच्चाई की आवाज है। बिल्कुल। वो जो बातें कहता है वो शायद गांव के कई लोग सोचते हैं पर कहते नहीं। वो कालिदास की प्रतिभा से जलता भी है और उसे एक नाकामयाब इंसान की तरह भी देखता है। हाँ, विलोम एक तरह से कालिदास का अंधेरा पक्ष है। वो कालिदास से कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हिस्से की तरह आता हूँ। वो उस यथार्थ का प्रतीक है जिसे कालिदास भागना चाहता है। और अंक के अंत में जब कालिदास जाने का फैसला कर लेता है तो बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क के बीच मल्लिका उसे विदा करती है। वो सीन इतना पावरफुल और सिनेमैटिक है।
आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी पर एम्बिशन का साया पड़ रहा है। हाँ, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। तो कालिदास उस बारिश में महत्वाकांक्षा की नाव पर सवार होकर उज्जैनी के लिए निकल जाता है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल नहीं। कई साल बीत जाते हैं और जिस घर में कभी उम्मीद और प्रेम की बारिश होती थी, अब वहां की दीवारों से सिर्फ वक्त की सीलन टपक रही है। हाँ, दूसरा अंक जब शुरू होता है तो वो घर भी मल्लिका और उसकी बीमार माँ अंबिका की तरह ही बूढ़ा और थका हुआ लगता है। दीवारों की लिपाई उखड़ चुकी है, चीजें बिखरी हुई हैं। ये सिर्फ एक घर की हालत नहीं, ये उस इंतजार की कहानी है जो मल्लिका रही है। और उज्जैनी से जो खबरें आती हैं वो इस खालीपन को और गहरा कर देती है। हाँ। खबरें आती हैं कि कालिदास ने गुप्त वंश की राजकन्या विदुषी प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लिया है और अब वो सिर्फ राजकवि नहीं बल्कि कश्मीर के शासक मात्र गुप्त बन गए हैं। सोचिए ये खबर सुनकर कैसा महसूस होता होगा। हाँ, कि जिस इंसान को आपने दुनिया जीतने के लिए भेजा वो इतना आगे निकल गया कि अब आपकी दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। और ये जो खबरें आती है ना, वो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाती, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या? कि जब कोई कलाकार सत्ता का हिस्सा बन जाता है तो क्या उसकी कला जिंदा रहती है? कालिदास से मात्र गुप्त बनना एक तरक्की थी या एक पतन? ये सोचने वाली बात है। शायद वो दुनिया जीत रहा था लेकिन खुद को हार रहा था। इस अंक का सबसे नाटकीय मोड़ तब आता है जब खुद प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने उसके घर आती है। हाँ, वो एक कमाल का दृश्य है। सोचिए वो सीन, एक तरफ शाही रथ, दास दासियां और राजसी कपड़ों में प्रियंगु मंजरी, और दूसरी तरफ वो टूटा फूटा अंधेरा सा घर और साधारण कपड़ों में मल्लिका। दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। बिल्कुल। और प्रियंगु मंजरी का व्यवहार, ऊपर से वो बहुत विनम्र है लेकिन उसकी हर बात में सत्ता और अधिकार का एक ठंडा एहसास है। हाँ। वो कहती है कि कालिदास आज भी इस गांव को याद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ की हर चीज, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि उन्हें वहाँ कोई कमी महसूस न हो। ये कितनी अजीब बात है, जैसे मल्लिका और ये गांव सिर्फ एक वस्तु हो। हाँ, जिसे कालिदास के आराम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अंक में जब प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने आती है तो मुझे हमेशा लगता है कि उसका असली मकसद क्या था। क्या वो सच में कालिदास की प्रेरणा के स्रोत को समझना चाहती थी या ये सिर्फ अपनी जगह को मजबूत करने और मल्लिका को उसकी औकात दिखाने का एक तरीका था? शायद जब वो मल्लिका को अपने किसी अधिकारी से विवाह करने का प्रस्ताव देती है तो उसका नजरिया साफ हो जाता है। बिल्कुल, वो एक तरह से कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कमी है उसे मैं ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सत्ता है। वो प्रेम और भावनाओं को भी एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट की तरह देखती है। लेकिन इस अंक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कालिदास खुद उस इलाके में मौजूद है लेकिन वो मल्लिका से मिलने नहीं आता। हाँ, ये बात मुझे हमेशा खटकती है। उसे घोड़े पर दूर से पर्वत शिखर की ओर जाते हुए देखा जाता है पर वो उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ये समझना बहुत मुश्किल है, क्या ये डर था, शर्म थी, या वो बस इतना बदल चुका था कि उसके लिए ये मुलाकात कोई मायने ही नहीं रखती थी। शायद सब कुछ थोड़ा थोड़ा। उसका ना आना उसके आने से ज्यादा बातें कह जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि वो अपने अतीत का सामना नहीं करना चाहता। शायद वो उस कालिदास का सामना नहीं करना चाहता जो वो कभी हुआ करता था। उसका न आना इस बात की पुष्टि है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा और वो मल्लिका को एक ऐसी खामोशी में छोड़ जाता है जो किसी भी छींक से ज्यादा दर्दनाक है। नाटक अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। कई और साल गुजर चुके हैं और सीन फिर से वही है। वही घर जो अब और भी ज्यादा जर्जर हो चुका है, लगभग एक खंडर। अंबिका की मृत्यु हो चुकी है और बाहर फिर से आषाढ़ की घनघोर बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट। समय का चक्र घूमकर वहीं आ गया है जहां से कहानी शुरू हुई थी। और इसी तूफानी रात में दरवाजा खुलता है और कालिदास लौटता है। पर ये वो विजयी राजकवि या कश्मीर का शासक मात्र गुप्त नहीं है। नहीं, ये एक थका हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ इंसान है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। वो सत्ता, सम्मान, सब कुछ त्याग कर लौटा है। वो मल्लिका से कहता है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं। उसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो फिर से वो बन सके जो असल में था, एक कवि। हाँ, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटा है, अपनी प्रेरणा की तरफ। उनकी आखिरी बातचीत सच में दिल को तोड़कर रख देने वाली है। कालिदास ये स्वीकार करता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी लिखा, चाहे वो मेघदूत हो या कुमार संभव, उन सब की प्रेरणा मल्लिका ही थी। बिल्कुल। वो उस कोरे पन्नों की किताब को देखता है जो मल्लिका ने उसके लिए तैयार की थी और कहता है कि इस पर तो आंसुओं और त्याग का एक महाकाव्य पहले ही लिखा जा चुका है। ये एक कलाकार की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है। हाँ, कि उसकी सबसे बड़ी रचना वो नहीं जो दुनिया पढ़ती है, बल्कि वो है जो उसके अपने जीवन में अनकही रह गई। कालिदास एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो उम्मीद से कहता है, हम फिर अथः से आरंभ कर सकते हैं, जैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन जिंदगी किसी नाटक की तरह नहीं होती जहां अंत में सब ठीक हो जाता है। नहीं होती। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो आवाज उस कमरे की सारी उम्मीदों को खत्म कर देती है। कालिदास चौंक कर पूछता है, ये कौन है? और मल्लिका का वो एक वाक्य, ये मेरा वर्तमान है। एक पल का मौन। इस एक लाइन में सालों का इंतजार, टूटा हुआ दिल और एक कड़वी हकीकत
सब कुछ सिमट जाता है। बिल्कुल। ये आज भी उतना ही सच है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जब कालिदास अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दुनिया घूम रहा था, तब मल्लिका को जीने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए फैसले लेने पड़े। अतीत को फिर से नहीं जिया जा सकता, और कहानी के इस सबसे दर्दनाक मोड़ पर बिलोम की एंट्री होती है। हाँ, लेकिन इस बार वो एक अजनबी की तरह नहीं आता, बल्कि एक अधिकार के साथ आता है और बच्चे को चुप कराता है। वो मल्लिका के वर्तमान का हिस्सा है। सही। कालिदास के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं बची है। अंत में कालिदास बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजा बंद करके उस तूफानी रात में बाहर चला जाता है और नाटक खत्म हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने मोहन राकेश द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन का विस्तृत अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें